9 नवंबर 2000 का वो दिन एक लंबे जनसंघर्ष के बाद अपनी आकांक्षाओं और अपने सपनों, अपनी माटी के अनुरूप नीतियों और कानूनों की चाह लिए उत्तराखंड राज्य का उदय होता है। जल, जंगल, जमीन, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप प्रदेश के विकास के तमाम सपने संजोने का दिन था। किंतु राज्य गठन के साथ ही कुर्सी की राजनीति इन तमाम सपनों को लील गई और लोगों के सपनों का उत्तराखंड आज 17 सालों के बाद अपने मूल उद्देश्यों से मीलों दूर हो गया है। प्रदेश गठन के बाद पहाड़ों के बाशिंदों की भी उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि शायद अब उनके भी दिन बदलेंगे, लेकिन प्रदेश में तो सिर्फ मुख्यमंत्री ही बदलते रहे। जिन प्रश्नों के समाधान के लिए राज्य का गठन हुआ, उन्हीं प्रश्नों पर सरकारों ने आंखें मूंद ली। सरकार की बेरुखी के भयावह परिणाम सामने आते चले गए और गांव की वो सड़कें जिनसे होते हुए विकास इन गांवों में पहुंचना था, उन्हीं सड़कों से होते हुए यहाँ के बाशिंदे एक के बाद एक गांव को छोड़कर जाने लगे और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। राज्य बनने से पहले जिस क्षेत्र के पहाड़ी गांव में चहल पहल और रौनक हुआ करती थी, वो गांव धीरे धीरे भूता होने लगे। प्रदेश गठन के बाद हालात इतने बदतर हो गए कि लगातार हो रहे पलायन के चलते सूबे के 968 गांव गैर बसासत हो गए और लगभग 3900 गांव में इंसानों की तादाद 50 से भी कम रह गई। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अभाव में गांव के घरों में एक के बाद एक ताले लटकने लगे और यहाँ के युवा जिनके खाली हाथों को सरकार ने काम देना था, वो मामूली सी नौकरी के लिए अपने गांव को छोड़कर प्रदेश के मैदानी या अन्य प्रदेशों का रुख करने पर मजबूर हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि ये युवा 2 जून की रोटी के लिए अपने गांव से पूरी तरह से कट गए और गांव में रह गए बूढ़े परिजन। हम तो ये समय में जब जब नौना आला घर अब उन तो झोपड़ा लगा ये ना काय नौन घर नी काय न्यून अब कितना खर्च हुआ तब वो जिकन बच्चा जी पढ़ोन नी सब कुछ से अकेला रहूं। एक बिल्ली है मेरे साथ में 14 साल की हो गई वह गांव के युवा हाथों के चले जाने से खेती भी सिमटने लगी। गांव में रह गए वृद्ध अपने सामर्थ्य से जितना हो सका खेती को जिंदा रखने की जद्दोजहद करते रहे, लेकिन बंदर, लंगूर और जंगली सूअरों ने इनके हौसलों को जल्दी तोड़ दिया। हर बार अपनी मेहनत को यूं ही बर्बाद होता देख गांव में रह गए अधिकांश लोगों ने पूरी तरह से खेती से मुंह मोड़ लिया। दिन के उजाले में बंदर और लंगूर और रात के सन्नाटे में जंगली सूअरों से अपनी फसल को बचाना लगभग नामुमकिन सा हो गया। ऐसे हालातों में पहाड़ों की बिखरी जोत में खेती कर पाना और भी दुश्वार हो गया। इस समस्या को हल करने के लिए प्रदेश में चकबंदी अधिनियम तो बना, लेकिन आज तक धरातल पे उतर नहीं पाया। गांव के खाली होने और गांव में आदमियों की संख्या लगातार कम होने से गांव के खेत जंगलों में तब्दील होने लगे। जंगलों का फैलाव खेतों से होता हुआ लोगों के घर तक आ गया, जो गुलदारों और अन्य जंगली जीवों के लिए मुफीद साबित हुआ। गांव का सन्नाटा और शाम के ढलते ही जंगली जीवों का गांव के इर्द गिर्द मंडराना, ये ऐसे कारण थे कि पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक के चौनली गांव में रहने वाली आखिरी बुजुर्ग दंपति को अपना गांव और घर का खुला आंगन छोड़कर अपने बेटे के साथ गाजियाबाद के छोटे से घर में जीवन काटना बेमन से स्वीकार करना पड़ा। शायद ये विकल्प दिन ढलते ही गुलदार के आतंक से अपने घर में कैद होने से बेहतर था। इसी पौड़ी जिले के बडोल गांव के वजूद को भी सिर्फ 2 बुजुर्ग महिलाएं बचाए हुए हैं, लेकिन कल्पना कीजिए जंगली जानवरों के बेखौफ साम्राज्य के बीच इन महिलाओं को सवेरा होने का कितना बेसब्री से इंतजार रहता होगा।
पलायन की वजह से क्या हुआ उत्तराखंड में कि हमारे जो गांव खाली हैं, तो गांव खाली होने की वजह से जो है खेती में भी असर पड़ा है। और खेती जो है वो खेती में जो है सारे जंगल हो गए, झाड़ियाँ हो गई, और झाड़ी होने की वजह से वहाँ पे जंगली जानवरों ने अपना बसेरा कर लिया। पिछले 17 सालों में प्रदेश में सरकारें तो बदली, लेकिन हालात नहीं। पहाड़ के गांव, जिन्हें पर्वतीय प्रदेश की आत्मा कहा जाता है, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। राज्य में अभी भी ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां लोग आज़ादी के 70 साल व राज्य के 17 साल बीत जाने के बाद भी भगवान भरोसे ही जिंदगी जी रहे हैं। उत्तरकाशी के सरबड़ियार घाटी के 8 गांव में रह रहे लगभग 5000 से ज़्यादा बाशिंदे आज भी सड़क, बिजली, पुल जैसी आधारभूत आवश्यकताओं से महरूम हैं। इससे भी बड़ी त्रासदी ये है कि बरसात के दिनों में ये लोग पूरी देश दुनिया से कट जाते हैं और सरकार इस घड़ी में जीवन बचाने को 3 माह की अग्रिम रसद देकर अपना पिंड छुड़ा लेती है। बहरहाल इन हालातों में इस घाटी में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करना तो बेमानी ही है। दो साल हो चुके हैं, ये हमने ये कटा रोड़ी और ये कटा सीमेंट नहीं लगती हुई देखा कहाँ है। तो आज तक का क्या बजट ही नहीं आया? बजट तो हमेशा आ रहा है। अगर नहीं आया तो हम जानते हैं कि नहीं आया भाई, उसके लिए फिर हमारा रोना कुछ नहीं है। अब यहाँ तो ये हो रखा है कि प्रधान बने तो अपना घर बनाए, क्षेत्र पंचायत बनाए अपना मकान बनाए, आराम जनता फालतू। बाढ़ चलिए जरा आगे हमारे साथ सारी स्थितियों को बताते हैं कि यहाँ पे कैसा आदमी के लिए कितनी दिक्कत है। वर्षा काल में आने जाने की कोई रास्ते नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी भी मदद नहीं हो पा रही सरकार की, जो कोई भी व्यवस्था करने वर्षा काल में कोई न कोई अल्पकालीन व्यवस्था होनी चाहिए, अग्रिम धनराशि होनी चाहिए ताकि लोग अपना आर पार कर सकें। पर्यटन लोगों के रोजगार का एक मुख्य जरिया बन सकता था, लेकिन पिछले 17 सालों में अब तक की सरकारें पर्यटन के नाम पर हसीन सपने बेचने से आगे नहीं बढ़ पाई। पहाड़ के गांव का इस तेजी से खाली होना राजनीतिक और सामाजिक रूप से चिंतनीय तो है ही, सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील भी है। प्रदेश का अस्तित्व बिना पहाड़ के गांव के नहीं है, ये सरकारों को समझना ही होगा। पलायन को रोकने के लिए सरकारों को स्थायी उपाय ढूंढने ही होंगे। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले 17 सालों में राज्य 3 जनपदों तक सिमट कर रह जाए और पहाड़ पूरी तरह से बियाबान हो जाए। हमारे पास मोरी, त्यूणी जैसे कई क्षेत्र हैं जहां लोगों ने सरकार के बजाय खुद हिमाचल प्रदेश के तौर तरीके से कृषि और बागवानी को अपनाया, और इन घाटियों में पलायन लगभग ना के बराबर है। सवाल इच्छा शक्ति का है कि हम अपने पहाड़ी राज्य को एक समृद्ध आत्मनिर्भर राज्य बनाने को प्रतिबद्ध हैं, या बैंकों के कर्ज से पटे और राजनीतिक कुर्सियों से सजे राज्य को घसीटने के लिए कटिबद्ध। पलायन एक चिंतन इन यक्ष प्रश्नों के उत्तर देने और अपने पहाड़ के वजूद को जिंदा रखने की मुहिम में आपके ज़मीनी सहयोग का आकांक्षी है, ताकि हमारे पुरखों के बसाए गांव में उनके स्वस्थ, शिक्षित और संपन्न वंशज